मांग रहा है बिहार, कहां और कब तक भागेंगे आप नीतीश कुमार? हर दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे अगर हक की सीटें हैं, अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे। फिर हम लोग जाकर के सेवा का अवसर प्राप्त करने की जनता मालिक है, उनको तय करना। नमस्कार, बिहार के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राकेश। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और हर राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने के लिए मैदान में निकल पड़े हैं। तो वे सत्तारूढ़ पार्टियों से लेकर विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के कार्यकाल पर सवाल खड़े करने में लगी हुई है। सीएम नीतीश कुमार को खुद अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए विपक्षी पार्टी पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट देखेंगे, साथ इस पैनल में कौन कौन लोग हमारे साथ शामिल होंगे चर्चा के लिए, उनसे भी मुलाकात आपकी करवाएंगे। बिहार चुनावों को लेकर चुनावी बिसात दम भरने लगी है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां एक दूसरे की नाकामियों को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब खुद सीएम नीतीश कुमार को अपनी जीत पक्की करने के लिए अपना बायोडाटा देना पड़ रहा है। दरअसल सीएम नीतीश ने जमुई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी को जमकर आड़े हाथों लिया। नीतीश ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद किया। उन्होंने कहा कि पहले कितने लोगों का नरसंहार होता था। बिहार के विकास को जनता ने देखा है और जानती है कि पति पत्नी के 15 साल में कितना विकास हुआ है। लेकिन 2005 में जब जनता ने हमें मौका दिया तो हमने कानून का राज कायम किया, जिसके बाद अब बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पर पहुंच गया है। बिहार का हाल पहले क्या था? 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, 2005 तक मौका मिला, लेकिन क्या प्रगति हुई बिहार की? बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कायम हो गया था। कोई विकास का काम नहीं होता था, न बिजली पर ध्यान, न सड़क पर ध्यान, न स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान, न अस्पतालों में इलाज पर ध्यान, किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं था। लेकिन राज करने का मौका मिला। अब 2005 के नवंबर महीने से जब आप सब लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो हम काम करने के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं देखते। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि हमें जब से मौका मिला है तब से हमने सिर्फ काम और जनता की सेवा की है। न्याय के साथ सबका विकास करना हमारा मुख्य ध्येय था। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने शिक्षा को लेकर भी वाहवाही लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बिहार में शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है ये सभी जानते हैं। दरअसल विपक्षी पार्टी शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हमेशा से घेरती नजर आती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपना नामांकन भरने से पहले बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर नीतीश को घेरा था। हुआ उन घोषणाओं का जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे रहे थे, हर एक साल 15-15 लाख रुपए खाते में देना था, काला धन लाना था। बिहार विशेष राज्य का क्या हुआ? विशेष पैकेज का क्या हुआ? बहरहाल ये तो बिहार की जनता तय करेगी कि पति पत्नी के 15 साल के कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ था या फिर नीतीश के कार्यकाल में, क्योंकि 5 साल बाद जनता के पास तमाम नेताओं का हिसाब किताब होता और सत्ता की चाबी उसी को मिलती है जो वास्तव में जननायक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
चलिए, कुल मिलाकर के इस रिपोर्ट में साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इस चुनावी माहौल में अपने बयानों से गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से भी लगातार हमले जारी हैं और नीतीश के उन तमाम बयानों का जवाब दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं जनसभा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा कि 15 साल पहले बिहार कैसा था और आज का बिहार कैसा है, उन तमाम विषयों पर आज की इस चर्चा में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके तमाम जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं और उसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, तो उससे जाहिर सी बात है तो बिहार के चुनावी माहौल में गर्मी सी पैदा हो गई है और अब विकास के मुद्दों पर बात होने लगी है। चलिए, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मृत्युंजय झा साहब जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। संजीव कौशिक मेरे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, साथ ही रंजीत मिश्रा साहब कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर पैनल में शामिल है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज इंडिया में। और चर्चा का विषय मृत्युंजय ओझा साहब, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। कुल मिलाकर के फहरिस्त जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जनसभा में जिक्र किया है और 15 साल बनाम 15 साल का पूरा यूँ कहे आंकड़ा जनता के सामने रखने की कोशिश की है कि 15 साल पहले बिहार कैसा था और आज का बिहार कैसा है, और यह भी कहा कि हम जनता के लिए जब से जनता ने मुझे चुना है तब से दिन रात काम कर रहे हैं, ना तो किसी भी प्रकार की कोताही बरती गई है और आगे का बिहार कैसा होगा ये तमाम सुंदरा भविष्य दिखाने की कोशिश की गई है। किस तरीके से देख पा रहे मृत्युंजय झा साहब सॉरी। देखिए, मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है, नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो तो सत्य कहा है, लेकिन तेजस्वी किस बात पर दम भर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए। उनके माता पिताजी का लंबे समय तक शासन रहा और बिहार में इस बेरोजगारी की वो चर्चा करते हैं। इसी बिहार में 90 के बाद एक बड़ा पलायन हुआ और 56% लोग वो दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने के लिए बाध्य हुए और वो बेरोजगारी का सितम झेलते हुए न केवल बेरोजगारी का बल्कि इनके द्वारा जो कई प्रकार का जातीय उन्माद पैदा किया यही इन्हीं के समय में, चाहे वो बारे नरसंहार हो, चाहे वो जिस प्रकार से संग्राम समिति का हो, चाहे किसान समिति का हो, चाहे एमसीसी का हो, जिस प्रकार से प्रचंड इसका प्रकोप हुआ, उसके कारण से बिहार में भयानक पलायन हुआ। क्या ये जवाब देंगे कि ये बेरोजगारी पर प्रश्न उठा रहे हैं बिहार के अंदर में? और ये बात शिक्षा की बात कर रहे हैं। इनके जमाने में चरवाहा विद्यालय सर विधि थे, किस प्रकार से लोग मजाक उड़ाया करते थे। चरवाहा विद्यालय के दिन में चरवाहा करेगा फिर पढ़ाई करेगा। तो आज इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर बेहतर शिक्षा देने का काम बिहार की सरकार ने किया। लाखों लोगों को रोजगार देने का काम बिहार की सरकार ने किया। बिहार की सरकार ने ऐसे जो शिक्षित बेरोजगार थे उनको नौकरी देने का काम, गांव में रहकर ही गांव में शिक्षा देने का काम का बड़ा प्रयोजन कार्यक्रम बनाया। और आज इसलिए चाहे वो शिक्षा की बात हो चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था बिहार के अंदर में और देश के अंदर में हम बिहार के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ऐसे हजारों की संख्या में नौजवान हैं जो आज स्वरोजगार विकसित कर करके और कई लोगों को दिशा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मृत्युंजय झा साहब आंकड़ा बेरोजगारी का आंकड़ा झुटला नहीं सकते हैं आप बेरोजगारी का आंकड़ा झुटला नहीं सकते हैं। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा आंकड़ा दिया गया है। रोजगार पे भी तो बोलेंगे आप, रोजगार पर ही तो सवाल खड़ा हो रहा है। की कमी होती है और लंबा 10.5 लाख लोगों की नौकरी की बात कर दिया। इनको पता है कि किस विभाग में कितनी नौकरियां खाली है और कितनी नौकरियां भरी जानी है, लेकिन इस प्रकार की बातें करके 10.5 लाख लोगों को रोजगार देने के लुभावने नारे दे रहे हैं आप। ठीक है, लुभावने नारे देने से शिक्षा कहीं रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार करने के लिए उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होता है और बिहार में नीतीश कुमार सुशील मोदी की जोड़ी ने ये करके दिखाया है। चलिए ठीक है, इकबाल समी साहब मेरे साथ पैनल में शामिल हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता है, वहीं साथ ही डॉक्टर एस अहमद वरिष्ठ नेता है, जदयू नेता है, बिहार से हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दा वही है, विकास को लेकर के चर्चाएं होने लगी है। साफ तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज रैलियों में निशाना साधा है और 15 साल बनाम 15 साल, साफ तौर पर यह भी कहा है कि 15 सालों में बिहार कितना बदला, वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। रंजीत मिश्रा साहब आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, जिस तरीके से अभी आप मृत्युंजय झा साहब को भी सुन रहे थे और कुल मिलाकर के उन्होंने एक बार फिर से इस पैनल में ये दिखाने की कोशिश की है कि बिहार बहुत बदल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने पहले दिन यानी कि परसों की बात करूंगा, जिस तरीके से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही, तो उस समय बात हो रही थी कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो आतंकी पनाह लेंगे।
आप रोजगार की बात आपने परसों नहीं की, आज आप विकास के वो तमाम पायदान गिनाने में लग गए कि कहीं ना कहीं बिहार कहां तक पहुंचा है। यानी कि एक बार पहले ध्रुवीकरण की कोशिश करने की कोशिश की गई और अब आज आप पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर आ गए हैं। तो क्या तेजस्वी यादव ने विकास के मुद्दे पर बात करके कोई गलती की है, या बिहार को वो सुनहरा भविष्य दिखाने की कोशिश करने की जो कोशिश की है, क्या वो गलती तेजस्वी यादव की मान सकते हैं? या वाकई में बिहार इतना समृद्ध हो गया है, वहां के युवाओं को क्या वाकई में इतना रोजगार मिल गया है कि वो सभी लोग संतुष्ट हो गए हैं? रंजीत मिश्रा साहब। देखिए, मृत्युंजय जी को मैं सुन रहा था, अभी उनको लगता है कि नीतीश जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा नीतीश जी कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जुमला पार्टी है, हमेशा जुमला करती है। 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने की बात हो, या जिस तरह से जितने भी चुनाव इनके वादे थे उसको तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया जुमला है, और नीतीश जी ने कहा कि इसका नाम बदलकर भारतीय जुमला पार्टी कर देना चाहिए। तो आज उनको ये बात नीतीश जी की सच लगती हो, और नीतीश जी की पार्टी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था ये भी आपको ध्यान होगा कि जेडीयू का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न। तो एक दूसरे की प्रशंसा में तो ये एक दूसरे की पोल पहले ही खोल चुके हैं। और ये नीतीश जी पहले कहते थे कि हम संघ मुक्त भारत बनाएंगे, यानी भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे, और रातों रात सत्ता को चोरी करके वो उन्हीं के गोद में जाके बैठे। तो दोनों जो हैं वो पूरी तरह से बिहार की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। रही बात अब विकास के बात करने की, तो आप देखिए कि ये तो नीति आयोग जैसे प्रामाणिक संस्थाओं का, जो इनकी संस्थाएं हैं, उनके तरफ से ये आंकड़े दिए गए कि 46% बेरोजगारी दर बढ़ के हो चुका है बिहार में। आप देख लीजिए कि इस तरह के जब आंकड़े आते हैं तो कितने डरावने हैं, और इनको लगता है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर भाई तेजस्वी ने ये बात कही कि 10 लाख रोजगार हम देंगे, तो इनको सराहना करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं, भले ही ये कभी पोलराइजेशन की कोशिश करने में लग जाते हों, कभी और मुद्दा उछाल देते हों, लेकिन बिहार का चुनाव इस बार मुद्दों पर आधारित होगा। बेरोजगार अपना हिसाब लेंगे। इस बार जो प्रवासी मजदूर हजारों मील की दूरी तय करके आए पैदल, वो हिसाब लेंगे। जो हमारे बच्चे कोटा में पढ़ते थे और उनको इन्होंने आने नहीं दिया, वो बच्चे इनसे हिसाब लेंगे। तो वो समय आया है। किसानों की जो दयनीय स्थिति है, किसान इनसे बदला लेंगे। तो अब वो समय आया है जब इनको एक एक प्रश्न का जवाब बिहार के जनता के सामने रखना पड़ेगा। नीतीश जी को भी रखना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी रखना पड़ेगा। इसलिए ये जितना भी ध्यान भटकाने के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश कर ले, लेकिन बिहार की जनता इस बार ये चुनाव मुद्दों पर आधारित लड़ेगी। और इनको प्रॉपर चाहे। ठीक है डॉक्टर एस अहमद साहब और संजय कौशिक साहब, आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले इकबाल समी साहब से एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल जो लेना जरूरी है। आप दोनों मेहमानों के पास भी आऊंगा, लेकिन एक सवाल जो महत्वपूर्ण है वो लेना इसलिए जरूरी है। नीतीश कुमार ने आज बाकायदा एक कोट किया है, जो बयान दिया है वो पढ़ करके सुनाना चाहूंगा कि पहले राज्य का बजट 24,000 करोड़ रुपए का भी नहीं था, अब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। हम राज्य को विकास की पटरी पर लेकर के आए हैं। इकबाल समी साहब, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, अभी की तारीख में बिहार की जनता एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार से उब चुकी है, चढ़ाई इमाम कर रही है। बिहार बदलाव चाहता है और बिहार युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निश्चित रूप से बिहार बदलेगा और विकास की धारा बहेगी। ये अभी की तारीख में जो हमने जो तेजस्वी जी ने वादा किया है कि बेरोजगारों को हम काट देंगे, सबसे बड़ी समस्या देश की बेरोजगारी। आइए लोग शिक्षा और बेरोजगारी की बात करते हैं। आज मेडिकल कॉलेज, कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ 40 से 60% डॉक्टरों की सीट खाली है। इस विश्वविद्यालय में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ 60% प्रोफेसरों की जगह खाली ना हो। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को इन्होंने भंग कर दिया। इसी के जरिए जो बहालियां हुई, कुछ बहालियां हुई, ज्यादातर कॉलेज खाली है। जो इन्होंने जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का हालत है, शिक्षक इनसे आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और शिक्षक इनके खिलाफ है। जहां तक वित्त रहित कॉलेजों का हालत है, इसको इन्होंने वित्त रहित किया, मगर 8 सालों से इन्होंने कोई अनुदान उन कॉलेजों को अभी तक दिया नहीं है, वो इनके खिलाफ है। ये आज की तारीख में जो बुद्धिजीवी तबका है
वो पूरी तरह इनके खिलाफ हो चुका है, दरक चुका है। इनके पास केवल यह कहने के लिए पिछले 15 साल, आज से 100 बरस पहले अगर किसी जमीन की कीमत 5 रुपए बीघा थी, आज वहाँ जमीन की कीमत करोड़ रुपए कट्ठा है। तो भी जो परिस्थिति बदली है, जो अभी जो महंगाई का रेट है उसको देखा जाएगा। केवल यह कहने से कि मैंने पहले मेरे 5 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते थे और हम 5,000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं। अरे आज के चलिए ठीक है डॉक्टर एस अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज की जनसभा रही उनमें उन तमाम विषयों का जिक्र किया गया। एस अहमद साहब, जवाब ये सवाल आपके लिए है, महत्वपूर्ण सवाल है। आज तमाम उन विषयों का जिक्र किया गया जो कहीं ना कहीं सरकार में रहने के दौरान राज्य के विकास के लिए किए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आरोप प्रत्यारोप वाला विषय था वो पिछले 15 सालों में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक वक्त वो भी था जब शाम ढलते ही लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, और आज कानून व्यवस्था के लिहाज से अपराध की जो स्थिति है उसमें 23वें स्थान पर बिहार है। तो किस तरीके से आप देख पा रहे हैं तमाम बयानात को, और आने वाले बिहार का भविष्य कैसा होगा, आपसे जानना चाहूंगा। राकेश जी, चलिए, डॉक्टर एस अहमद साहब से शायद मेरा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर एस अहमद साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर एस अहमद साहब? जी जी जी, बोलिए। जी नहीं, मैंने सवाल पूछा है आपसे, जिस तरीके से साफ तौर पर आज उन्होंने कहा। जी एस अहमद साहब, मेरा सवाल यह था कि जिस तरीके से आज की जनसभा में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के जिक्र किया और ये साफ तौर पर कहा कि एक वो वक्त था जब शाम ढलते ही बिहार में लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन आज वो दौर है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिहार में इस तरीके से लागू की गई है कि लोग बेखौफ होकर के, निडर होकर के अपने कामों को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं अपने रोजाना की जो दिनचर्या होती है उसके लिए बाहर निकलते हैं, यानी कि अपराधियों का डर खत्म हो गया है। किस तरीके से भविष्य का बिहार देख पा रहे हैं इस बयान में आप? बिहार में विकास अभूतपूर्व हुआ है। 15 साल सरकार, जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को समय दिया काम करने के लिए, लेकिन उस 15 साल में इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने बिहार में अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की, बंदूकधारियों की सरकार बना दी। इनके हाथ होता था पूरा का पूरा नाला रोड पटना से सोफा सेट मंगवा लिया गया, शोरूम से पूरी गाड़ी मंगवा ली गई। वो दिन ये भूल गए हैं। और अपराधियों का बोलबाला इस तरह का था कि सड़क पर गाड़ियां खड़ी रहती थी, उसमें से बंदूक का नाल झलकता रहता था। हम लोग सड़क पर चलने में, आम आदमी डरता था। दिन के उजाले में, रात में तो चलने की बात छोड़ दीजिए, दिन के उजाले में आदमी चलने से डरता था। और आज की अपराधी की स्थिति आप देख लीजिए। राष्ट्रीय औसत जो है 333 जघन्य अपराध राष्ट्रीय औसत है, और बिहार का औसत 122 है। इतना घट गया अपराध का दर बिहार में। आज बिहार की स्थिति यह है कि रात 12 बजे रात में एक महिला सड़क पर जेवर से गहने से लाद के चली जाएगी, अब कोई मुड़ के देखने वाला नहीं है। ये लोगों का सुशासन पर विश्वास है, नीतीश कुमार पर विश्वास है। आज ये समय आ गया है, सिर्फ बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया देख रही है नीतीश कुमार जी के सुशासन पर, बिहार के व्यवस्था पर। और सिर्फ यही नहीं कि बिहार में सुशासन अच्छा हुआ है, चाहे कोई भी आप क्षेत्र देख लीजिए। सड़क जो आप याद कीजिए, आज से 15 साल पहले एक जगह से पटना से गया जाने में, पटना से दरभंगा जाने में 5 घंटा 7 घंटा लगता था। आज सड़कें ऐसी है कि 1.5 से 2 घंटे में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का ये सपना था कि बिहार के किसी कोने से पटना 5 घंटे से कम में आ जाए आदमी, और आज वो सपना पूरा हो गया है। चलिए संजय कौशिक साहब, एक चीज समझना चाहेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। 500 मेगावाट बिजली उत्पादन कौशिक साहब, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर एस अहमद साहब लौटूंगा आपके पास में। संजय कौशिक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। संजय कौशिक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? बिल्कुल आ रही है। जी कौशिक साहब, मेरा सवाल एक चीज समझना चाहूंगा बिहार चुनाव को लेकर, खास तौर पर आज जिस तरीके से जनसभा हुई और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था के लिहाज से पुरानी लालू यादव की सरकार को घेरा, मेरा एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आखिर सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, 15 साल में विकास का दम भरा जा रहा है, बिहार बहुत आगे निकल गया है, कानून व्यवस्था के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, तमाम जो भी विषय हैं उनका जिक्र अक्सर किया जाता है।
तो फिर ऐसे में ये क्या जरूरत आन पड़ी कि एक बार फिर से बिहार के लोगों को लालू यादव का कार्यकाल याद दिलाया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आप चुनाव प्रचार के फेर में आ जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपकी तो आमदनी कम हो जाएगी, लेकिन उस परिवार की आमदनी बढ़ जाएगी। आखिर क्यों बार बार उस जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि 15 साल पहले किस तरीके से हम सत्ता में आए थे? अगर इन 15 सालों में वाकई में विकास हुआ है तो नीतीश कुमार उस विकास का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं ये चीज आपसे समझना चाहता हूं। जी राकेश जी, निश्चित रूप से पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार के शासनकाल में सड़कें बेहतर हुई हैं, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, और इसके साथ साथ कुछ और भी जो मूलभूत कम्युनिकेशन की बात होती है वो दुरुस्त हुई है, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है कहने में। लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मानव विकास सूचकांक में बिहार सबसे निचले श्रेणी पे आता है। बिहार में अभी भी 43,800 लोगों पर एक डॉक्टर है। बिहार में अभी भी तकरीबन 32-33% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बिहार में अभी भी तकरीबन 58% से ज्यादा बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। पिछले 15 वर्षों की बात छोड़ दें, लगातार यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो दर्जनों से ज्यादा चीनी मिलें खत्म हुई है, बंद हुई है। बिहार की बात में कर रहा हूँ। बिहार में अभी जिसकी बात में कर रहे हैं, सुशासन बाबू की बात की जा रही है। निश्चित तौर पे शिक्षा, स्वास्थ्य, जो शिक्षा की भी बात यदि हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो शिक्षा के नाम पर लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। बिहार में शिक्षा का जिस तरह से बेड़ा गर्क किया गया है, सारे लोग जानते हैं कि किस तरह के लोगों की भर्ती करी गई है। और जो लालू यादव के शासनकाल में जो डिग्रियां कभी किसी काम की नहीं होती थी, उसे इनके शासनकाल में उसे बेलपत्र बना दिया गया और केवल डिग्रियों के आधार पर नौकरियां दे दी गई, और वो भी शिक्षा विभाग में। तो ये सारी चीजें, और अभी भी महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या बिहार के लोग पलायन करने को बाध्य नहीं है? कितनी फैक्ट्रियां आपने लगा दी हैं कि रोजगार आप बिहार में ही मुहैया करा रहे हैं। ये सारी, बिहार में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों की कमी नहीं है। आज भी यदि 15 सालों के आप, जिसको हम कथित रूप से सुशासन कह रहे हैं, उस सुशासन में भी यदि बच्चों को पलायन करके दूसरे स्टेट में यदि पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है तो सवाल खड़े होंगे। और ये मूलभूत सवाल है जिसका जवाब इसी सुशासन बाबू से लेना होगा। और नहीं, लेकिन संजीव कौशिक साहब, उसके लिए उन्होंने एक मैं पढ़ रहा था जो भी डिटेल बिहार चुनाव से लेकर के मेरे पास थी, उसमें नीतीश कुमार ने जिक्र किया है कि बिहार समंदर के किनारे नहीं है, इसलिए शायद औद्योगिक संयंत्र स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए कि कई राज्य ऐसे हैं जिसमें राजस्थान का जिक्र आप कर सकते हैं, हरियाणा का जिक्र आप कर सकते हैं, जो समंदर के किनारे नहीं है, लेकिन औद्योगिक इकाइयां वहां काफी ज्यादा हैं बिहार की तुलना में। जो जिस औद्योगिक संयंत्रों का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में नीतीश कुमार का बयान है ये। जी देखिए, मुख्यमंत्री जी काफी पढ़े लिखे और समझदार हैं, कैसे उनसे ये गलती हो गई और इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, मैं नहीं जाना चाहता। हो जाता है चुनावी माहौल में, कभी कभी इस तरह की बातें जुबान से फिसल जाती हैं और बाद में समझ में आती है कि मैंने क्या बोल दिया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि यदि बिहार की स्थिति बेहतर हुई है, वाकई यदि आप सुशासन बाबू थे, तो बाहर से लोगों को आकर के वहाँ इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी, वहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, वहाँ के लोगों को पलायन करने नहीं जाना चाहिए था। आज जो गरीब दिल्ली से, मुंबई से जिस तरह से इस कोरोना काल में रेंगते घर पहुंचे, पैदल पहुंचे, साइकिल से पहुंचे, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले उन्हें लेने से इनकार कर दिया, फिर टिकट की बात हुई, जिस तरह से फजीहत हुई, ये तमाम चीजें हैं जो आपके जो दिखाती है कि आप इन सब मुद्दों पे कितना संजीदा है। राजनीति का क्या है, राजनीति करनी आनी जानी है। 15 साल आप रहे, इस बार में जिस तरह का समीकरण दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे हमें ऐसा लग रहा है कि मजबूत स्थिति में है। लेकिन इन सबों के बावजूद यह बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की जो गठबंधन की बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से, अपने तय से अपना कदम चल रही है। सदैव अंदाज में वो शतरंज का। ठीक है संजीव कौशिक साहब, समय की काफी कमी है। संजीव कौशिक साहब, मृत्युंजय झा साहब, फाइनल कमेंट के तौर पर छोटा और बेहतरीन वक्तव्य आपका चाहूंगा कि किस तरीके से जमीन दिखाने की आपको कोशिश की जाती है, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट और पुरानी बातों के जरिए आप एक बार फिर से वही दिखाने की कोशिश करते हैं जो लोगों के पास वाकई में है ही नहीं। एक छोटा कमेंट आपसे चाहूंगा मृत्युंजय झा साहब। मृत्युंजय झा साहब, छोटा और बेहतरीन वक्तव्य आपका। जी, हमने जो काम किया है वो बेहतर किया है। चुनौतियां हमारे पास है, लेकिन आरजेडी किस चेहरे से जा रही है, वो क्या आईना दिखाई है? उन्होंने इतने वर्षों तक शासन किया, उसका कौन सा ब्लूप्रिंट लेके जा रहे हैं वो? देखिए, सर्टिफिकेट जो होता है वो अपनी सर्टिफिकेट दिखाकर दूसरे को कहा जाता है कि आपका सर्टिफिकेट सही नहीं है। आपकी सर्टिफिकेट तो कुछ है ही नहीं। किलो मार्क में आपने बिहार को पहुंचाया, तो बिहार जो आज चला है, कुछ कदम चला है, बिहार का चेहरा अगर कुछ अच्छा हुआ है, सरकार, एनडीए सरकार ने दिया है। हम आने वाले समय में जो हमारी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का मुकाबला करके हम बिहार को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। लेकिन किया हमने है
करेंगे हम। चलिए ठीक है, इकबाल समी साहब, हम पर है। इकबाल समी साहब, समय की कमी है, सर्टिफिकेट आपका कुछ है ही नहीं, साफ तौर पर कहा है मृत्युंजय झा साहब ने। देखिए, आज की तारीख में एनडीए पूरी तरह बिखरा हुआ है, इनके वोटर बिखरे हुए हैं, चुनाव हार रहे हैं। इस भय से ये लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार का नाम ले रहे हैं। इनके पास कोई काम करने, 5 साल के लिए चुनाव होता है, 15 साल के लिए चुनाव नहीं होता है। ये पिछले 5 साल का हिसाब देने में जनता को हिचक रहे हैं। इन्होंने पिछले 5 साल में कोई उद्योग नहीं लगाए हैं। जो उद्योग बिहार में थे वो बंद है, जो चीनी मिल बिहार में थी बंद है, जो कागज मिल बिहार में थी बंद है। बिहार के 50 लाख मजदूर बाहर में काम करते हैं, और जब वो वहाँ परेशान होते हैं तो पैदल उनको बिहार आना पड़ता है। और पूरा बिहार बाढ़ में जब डूब गया, कोई रिलीफ का काम ये तो आप ही का पाप है। ठीक है रंजीत मिश्रा, ठीक है, समय की काफी कमी है, रंजीत मिश्रा, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, किस तरीके से देख पा रहे हैं नीतीश कुमार के इन बयानों को, और क्या रूपरेखा कांग्रेस की आने वाले चुनाव में रहने वाली है? एक शॉर्ट कमेंट आपसे जी मिश्रा साहब। रंजीत मिश्रा सुन पा रहे हैं? देखिए, जदयू और भाजपा, बिल्कुल ये एनडीए के जो इनमें आप देखेंगे कि तालमेल की बेहद कमी है। पहले तो लोजपा ने जिस तरीके से इन लोगों को आईना दिखाया वो आपके सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ और रणनीति अपना रहे हैं, ध्रुवीकरण की। नीतीश जी विकास की बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि पिछले 15 साल में उन्होंने एक भी उद्योग बिहार में क्यों नहीं लगवाया, जबकि लगातार केंद्र में भी उनके समर्थन की सरकार रही, तो एक भी उद्योग क्यों नहीं लगवाया। मैं तो 1990 के पहले की बात करता हूं कि उस समय में कई चीनी मिली कार्यरत थी, जूट मिल थे, कागज मिल थे, तो आखिर 90 के पहले हम लोग वो देने में सफल रहे। और नीतीश जी अपने कार्यकाल को सुशासन का नाम देते हैं, तो एक भी चीनी मिल क्यों नहीं वो रीओपन करवा सके, एक भी जूट मिल, कागज मिल, इस तरह का उद्योग धंधा बिहार में क्यों नहीं लगवा सके। आईटी की बात इतनी होती रही इनके लगातार। ठीक है, समय की कमी है रंजीत मिश्रा साहब, काफी समय कमी है। डॉक्टर ऐसा मैं शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, किस तरीके से देख पा रहे बिहार के सुनहरे भविष्य को आप, और जिस तरीके से आज नीतीश कुमार का संबोधन रहा उसे किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, हमारा जो सुशासन है यही जारी रहेगा। न हम नरसंहार में विश्वास रखते हैं, न अपराध में विश्वास रखते हैं, और न जो बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस और राजद के शासन में हुए उस पर विश्वास रखते हैं। यहाँ सिर्फ विकास है और विकास की ही बात होती है। चाहे शिक्षा हो, किसी भी बात पर आप बात कर लीजिए, चाहे स्वास्थ्य हो। आज हर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, बिहार के 24 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गया, हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। प्रमुख दोषी को ये टिकट देंगे, शेल्टर होम के प्रमुख दोषी को, चलिए ठीक है, घटना के प्रमुख दोषी को ये अपना उम्मीदवार बनाएंगे। का नाम बोल रहे हैं और ये चलिए, बहस का विषय नहीं है, समय की काफी कमी है। आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर के सवाल खड़ा होता है, इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में बिहार का भविष्य कैसा होगा? तमाम राजनीतिक दलों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट जनता को दिखाने की कोशिश की है, और इन जनसभाओं में और चुनावी रैलियों में जिस तरीके से जेडीयू ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इन 15 सालों में बिहार कितना बदला, वही खासतौर पर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने विपक्ष का कितना धर्म निभाया, ये दिखाने की कोशिश आरजेडी नेताओं के द्वारा की जा रही है। लगातार राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और ये चुनावी सरगर्मी जारी रहेगी, और इसमें नए नए बयानात आते रहेंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिर इस बार बिहार के सिंहासन का ताज किसके सर पर सजता है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सवालों का जवाब मांग रहा